कल हमने लुईस स्ट्रक्चर देखे थे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स कौन से थे? अमोनिया। चलो शांत शांत बेटा प्लीज, देखो शांत बैठो जरा बेटा। हाँ चलो, तो नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर्स हमने देखे, उसके ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर देखे, लुईस स्ट्रक्चर। अब हमको आगे चलना है फास्फोरस के बारे में। तो फास्फोरस के अंदर उसके कौन से कंपाउंड है? तो सबसे पहले PH3 हमको स्टडी के लिए, जो कि अमोनिया की तरह है, कुछ भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। समझ रहा है ना क्या हो रहा है? ये नाइट्रोजन, उसके भी नीचे फास्फोरस। तो जैसे उसका अमोनिया है NH3 उसका, वैसे इसका क्या है? PH3 है, राइट। तो PH3 इसके ऊपर ये लोन पेयर वगैरह है, जो भी मतलब कुछ बताने की जरूरत नहीं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका आएगा। उसके बाद PCl3, H को हटाओ, क्लोरीन को लगाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद है PCl5, वही करना है हमको, लुईस स्ट्रक्चर निकालने। क्या है? 5 लोग हैं तो 5 बॉन्ड बनाएंगे, हेलोजन है इसलिए एक बॉन्ड बनेगा, काम खत्म। उसके बाद इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है तो पांचों के पांचों बॉन्ड में चले गए, लोन पेयर रहेगी या नहीं? नहीं रहेगी, बात आसान है। उसके बाद है POCl3, फॉस्फोरिल क्लोराइड कहते हैं इसको। POCl3 मतलब देखो ये POCl, ठीक है। तो समझ में तो आता ही होगा अब क्या क्या होना है। ये तो एक बनाएंगे, ऑक्सीजन कितना बनाना चाहिए? 2। अब लोन पेयर बचे क्या इसके ऊपर? नहीं, बात सिंपल है। लुईस स्ट्रक्चर बहुत आसान होते हैं, कुछ नहीं है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। अब बेसिकली ऑक्सो एसिड का मतलब क्या है बेटा? बेसिकली एसिड का मतलब वो हर चीज जो प्रोटॉन को डोनेट करती है, यही कंसेप्ट हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं एसिड का। वैसे तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला भी एसिड ही होता है लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग, राइट। लेकिन ज्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्रोटॉन कब जाता है? ये प्रोटॉन तब रिलीज होता है जब ये प्रोटॉन कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड हो, कोई भी, नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, कि जिससे क्या होगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा, और ये आसान तरीके से पानी के अंदर या फिर सॉल्वेंट के अंदर हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होकर प्रोटॉन को रिलीज करेगा। जो भी चीज प्रोटॉन को रिलीज करेगी उसको हम एसिड बोल देंगे। बात सही है? यहां तक समझ में आई क्या? अरे समझ में आई क्या? बोलो। ठीक है, क्या क्या हो रहा है पता नहीं। तो अब एसिड दो तरीके के होते हैं। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ होता है या फिर फ्लोरीन के साथ होता है, डायरेक्ट किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। लेकिन कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिसमें सल्फर जैसे उतने इलेक्ट्रोनेगेटिव तो एटम नहीं रहते, लेकिन सल्फर ऑक्सीजन को चिपका फिर उसको हाइड्रोजन चिपका। मतलब ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन है उसे ऑक्सो एसिड कहते हैं, बस इतना याद रखो। तो HCl ये ऑक्सो एसिड है क्या? बोलो रे। नहीं है। ये HF, बोलो नहीं है। लेकिन HOCl ये, तो जहां पर ऑक्सीजन है उसको ऑक्सो एसिड बोलो, बस बात खत्म, बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सल्फर के, देखो सल्फर के H2SO4, H2SO3, कार्बन का H2CO3 कार्बोनिक एसिड, फास्फोरस के फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, ये सभी ऑक्सो एसिड्स है, या फिर हाइड्रोक्साइड्स बोलो आप। सिंपल सी बात है। आप क्या करो, इतना याद रखो, मेटल है, नॉन मेटल है, सेंट्रल एटम कोई भी हो, तो उसका एक तो हाइड्राइड होता है, ऑक्साइड होता है, या फिर हाइड्रोक्साइड होता है, राइट। हाइड्राइड है तो मेटल और H रहेगा, ऑक्साइड है तो मेटल और ऑक्सीजन रहेगा, और हाइड्रोक्साइड है तो मेटल और OH रहेगा। तो इनको हाइड्राइड्स बोलो, इनको ऑक्साइड्स बोलो, इनको हाइड्रोक्साइड बोलो। अब नॉन मेटल के भी है, जैसे कि मेटल के हाइड्राइड तो NaH, ऑक्साइड MgO, समझ में आ रहा है क्या? और हाइड्रोक्साइड MgOH टेकन ट्वाइस, या फिर NaOH, मेटल के बारे में। वही नॉन मेटल के बारे में हाइड्राइड्स देखो, कोई भी नॉन मेटल लो, क्लोरीन, तो क्लोरीन का हाइड्राइड हो गया क्लोरीन H, यानी HCl हो गया, राइट। हाइड्राइड यानी सिर्फ हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड। ऑक्साइड यानी
ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड, मान लो Cl2O, बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड यानी ऑक्साइड, और हाइड्रोक्साइड यानी OH, जिसमें दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों रहेंगे। अब मेटल की हर चीज, हाइड्राइड हो, ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, क्या होती है? बेसिक। और नॉन मेटल की हर चीज एसिडिक। इतनी तो बात मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। अब कभी कभार होता है कि जब मेटल के अंदर बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो, रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो तो वो, अब मेटल के तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं बोलो, एसिडिक या बेसिक? बेसिक। लेकिन बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर वो एसिडिक बिहेव करते हैं, जैसे कि ये CrO3, क्रोमिक ऑक्साइड। इसमें क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है, +6 है। तो मेटल के ऑक्साइड यूजुअली बेसिक रहते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने पर वो एसिडिक बन जाते हैं। तो उसके बाद तो एक्सेप्शन छोड़ो, लेकिन जनरल ट्रेंड देखो, मेटल का हर कोई चीज बेसिक है, इसकी हर एक चीज एसिडिक है। और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को ही ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं। नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को हम क्या बोलेंगे? ऑक्साइड्स। चलो यहां तक क्लियर है सब? अब ये है ऑक्सो एसिड्स फास्फोरस के। तो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स वैसे तो बहुत है, लेकिन हमको ट्रिक पता होनी चाहिए। देखो हम क्या करेंगे, पहले तो 3 बंदों को याद करेंगे बहुत ही आसानी से। एक तो आपको पता होना चाहिए कि रस, एक चीज ये याद होनी चाहिए, किसी भी चीज की जब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है, जैसे कि मान लो HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, तो इनके नाम देखो कैसे होते हैं। ये होता है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। ये होता है बेटा क्लोरस एसिड, ये होता है क्लोरिक एसिड, और ये होता है परक्लोरिक एसिड। मतलब पहले तो आपने ये फेरस फेरिक भी देखा है, फेरस फेरिक, स्टैनस स्टैनिक, 9th क्लास में 10th क्लास में भी हुआ है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट थी, जब कम चार्ज होता है तो अस लगाते हैं, ज्यादा है तो इक लगाते हैं, इतना तो पता है ना। सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक। और एक बताओ इसी की तरह, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, स्टैनस स्टैनिक, फेरस फेरिक। बात सही है? तो क्यूप्रस क्यूप्रिक। तो वैसे तो मेनली अस और इक रहते हैं, मेनली अस सफिक्स जो है अस और इक रहते हैं। कम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कम चार्ज के लिए अस, ज्यादा चार्ज के लिए बोलो जरा इक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे दो ही चीज, अब यूजुअली क्या होता था, Fe2+, Fe3+, ठीक है ना। तो 2+ के लिए अस लगाएंगे, इसको इक लगाएंगे। लेकिन कभी कभी पाया गया कि चलिए इससे भी कम है, और इससे भी कभी कभी ज्यादा पाया गया, मतलब आयरन की केस में नहीं है, लेकिन पाया जाता है कुछ केसेस में। तो क्या किया उन्होंने, अब इसको तो अस किया, इसको तो इक किया, अब इससे और छोटे को क्या करेंगे, हाइपो अस, और एक लगाएंगे, क्या बोलते हैं, हाइपो और अस। और वैसे इधर इक है, इससे भी आगे लगाने के लिए पर इक लगाएंगे। तो समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? सबसे कम वाले को हाइपो भी लगाएंगे, अस भी लगाएंगे, फिर उसके ऊपर वाले को सिर्फ अस, फिर उसके ऊपर वाले को इक, और उसके ऊपर वाले को पर भी लगाएंगे और इक भी लगाएंगे। तो बढ़ाने के लिए कैसे कैसे सफिक्सेस प्रीफिक्सेस चेंज हो रही, याद होनी चाहिए। अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग सफिक्सेस प्रीफिक्सेस होते हैं। अब वैसे देखा जाए तो Fe2+ को फेरस, लेकिन Cu2+ को क्यूप्रिक बोला जाता है, इसको अस और इसको इक। क्यों, समझ में आया? रिलेटिव होता है, ये खुद ये Cu+ से ये बड़ा है इसलिए, लेकिन इससे बड़ा Fe3+ है, इसलिए इसको अस है, इसको इक है। समझ में आया? ऐसी कोई बात नहीं कि दो के लिए ही अस है, ऐसा कुछ है क्या? उसके उसके मेंबर्स में जो कम है उसको अस, जो ज्यादा है उसको इक। तो फास्फोरस एसिड में H3PO2, H3PO3 और H3PO4, ऐसे 3 लोग हैं। तो ये है फास्फोरस, ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस। ये है फास्फोरस और ये है फास्फोरिक एसिड।
इसके आगे होता तो क्या होता, पर फॉस्फोरिक, लेकिन वो नहीं है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, तो किस तरीके से इनके नाम बढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है क्या? हाइपो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक एसिड, तीनों के नाम पता चल गए किस तरीके से नाम आए हैं। अब इनके स्ट्रक्चर्स देखो, बेसिकली स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज होते, देखो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड है ये, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए, भूलना नहीं। और एसिड है तो एक OH तो होना ही चाहिए, OH तो होना ही चाहिए, अदरवाइज हाइड्रोजन एसिडिक कैसे बनेगा? ये तो हो गया। अब क्या बचा, क्या बचा बोलो? दो ऑक्सीजन तो हो गए, क्या बचा फिर? दो हाइड्रोजन बचे ना, सही है ना? तो क्या होता है, इधर ही देखो, बाकी इधर उधर मत देखो, ये सब छोड़ दो, ये ऐसे लगा दी। चलो जरा एक काम करते हैं, हम पेंट में चले जाएंगे। या फिर इधर ही, चलो इधर ही काम करते हैं। देखो अभी हमारे पास तीन लोग हैं, एक दो तीन। एक है हाइपो फॉस्फोरस, समझ में आ रहा है ना क्या क्या लगाया? हाइपो और अस, उसके बाद क्या लगाएंगे? दिख रहा है ना वो? हाँ ठीक से। उसके बाद अस लगाएंगे, फॉस्फोरस। अब क्या लगाएंगे बोलो? इक लगाएंगे। क्या लगाएंगे बोलो? इक, फॉस्फोरिक। ये समझ में आया? और इनकी किस तरीके से स्ट्रक्चर बेटा? हाइपोफॉस्फोरस है आपका H3PO2, H3PO3, और ये है आपका H3PO4। ठीक है, ते लाईट बंद करतो ना, दिसत नसतं तर थांबा, प्रोजेक्टर कम्प्युटर बंद होईल, मी सांगतो अगोदर हात ठेव। ती हां ती पिन आहे ना, पिनच्या बाजूचं, इकडची इकडची पिन, हां राईट, बंद कर। हां असं बरं आहे का रे? कसं? आणि तिथली तू एक लाईट, ट्यूबलाईट सुरू कर, तिथून माग आहेत बघ ट्यूबलाईट, एक 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 बटन बंद चालू कर। हां राईट, असं बरं आहे का? का आधीच बरं होतं? असं दिसतंय ना जरा फटाफट, राईट? तो ये है आपका फॉस्फोरिक एसिड। अब इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम, तो स्ट्रक्चर्स में क्या है ये देखो, ये फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH H H, बात समझ में आई? फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब एक क्या बड़ा है, तो बस इस H को OH बना दो, बाकी कुछ नहीं। फिर से यहां पे कुछ नहीं करना है, H को OH बना रहे हैं हम, समझ में आया? कैसे चेंज हुआ, समझ में आया क्या क्या हो रहा है? बहुत आसान है, कुछ नहीं। अब यहां पे बात याद रखनी है हाइड्रोजन्स के बारे में। दो तरीके के हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किसको चिपका है और ये फॉस्फोरस को। अब इसके ऊपर भी डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन ज्यादा किसके ऊपर रहेगा? ऑक्सीजन वाले के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? दिस इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज लेस एसिडिक। एक्चुअली देखा जाए तो यही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये तो एसिड की तरह काम ही नहीं करता। तो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? एक, यहाँ कितने हैं? दो, और यहाँ कितने हैं? तीन। अब जितने एसिडिक हाइड्रोजन, उस हिसाब से हम बेसिसिटी नाम की एक चीज बोलते हैं, राइट? आपका एक मॉलिक्यूल कितने एसिडिक हाइड्रोजन पैदा करता है, उसे हम मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक एसिड ऐसा बोलते हैं। सॉल्यूशन में मैंने बताया भी है वैलेंसी ऑफ एसिड और बेस की बताते वक्त, सही है? सो दिस इज मोनोबेसिक, दिस इज डाइबेसिक, एंड दिस इज ट्राइबेसिक। समझ में आ रहा है सब?
समझ में आ रहा है? मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक क्यों है? उसके बाद अब बात दूसरी एक चीज ऐसी भी है कि ये जो हाइड्रोजन है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये तो हमने देखा ही है, हाइड्रोजन जिस किसी को मिलता है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो देता है उसे क्या बोलते हैं हम? जो देता है डोनर। मतलब क्या, मतलब उसका क्या हुआ? जिसका हाइड्रोजन चला गया उसका क्या हुआ? तो वो क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसके पास रिड्यूस करने वाले हाइड्रोजन 2 है, इसके पास एक ही है, और इसके पास एक भी रिडक्शन करने वाला हाइड्रोजन नहीं। समझ में आया? तो यहां से इधर जाते वक्त, हमारे ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी, एसिडिक हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं और रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है क्या, कम हो रहे हैं। द हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू फॉस्फोरस इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग, एंड द वन विच इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एसिडिक। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तू उठून दरवाजा काढते, ठसका जाईल। तो देखो, अब यहां तक ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक के बारे में अब ये बहुत डिटेल में पूछते हैं। ये हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन्स आर देयर इन फॉस्फोरिक एसिड, हाउ मेनी रिड्यूसिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिड्यूसिंग फॉस्फोरस एसिड और ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऐसा सब पूछते, राइट? हाउ मेनी ऑक्सीजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन इन H3PO3। तो इसीलिए इतना डिटेल करना है हमको इसको। अब बेटा किसी चीज को अगर आप हीट करते हो, अब हीट को पायरो तो कहते हैं, इतना तो पता है आपको, पायरोलाइसिस तो पढ़ा होगा आपने। when we use heat it is called as pyrolysis, so heat and pyro is similar word, right? अब किसी चीज को अगर आप हीट करते हो तो पानी निकल जाता है उसके अंदर से, इतना तो पता होगा आपको, यूजुअली ऐसा होता है। हाँ, आपने कभी किया भी होगा, हीट किया होगा कभी, चड्डी अगर सूखी नहीं है सुबह सुबह तो उसको गैस के ऊपर पकड़ते होंगे ना, करते हो कि नहीं? अरे क्या करते हैं, सभी करते हैं, राइट? तो क्या करोगे, या फिर प्रेस करोगे उसकी, राइट? प्रेस करोगे ना, तो प्रेस करने के बाद होता यह है कि वाटर निकल जाता है उसके ऊपर, डिहाइड्रेशन होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे अब इसको तो नहीं किया जाता, लेकिन इसको हीट करने पर होता क्या है, देखो वाटर निकलता है। तो कैसे वाटर निकलता है ये देखना है हमको। तो बेटा देखो ये पी, अब वाटर निकलना यानी डिहाइड्रेशन, क्या बोलते हैं हम उसको? अरे बोलो रे, डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो इंटरमोलिकुलर या फिर इंट्रामोलिकुलर। अगर ऐसे निकलता है तो क्या बोलेंगे, इंटर या इंट्रा? भूल गए सब? इंट्रामोलिकुलर हमने देखा है, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब इंट्रामोलिकुलर होता है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन तो अल्कीन पैदा होते हैं, और इंटर होता है तो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है तो क्या होता है, ईथर्स पैदा होते हैं। पता है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन अल्कोहल फिनॉल ईथर में मैंने पढ़ाया है, राइट? तो अब क्या होता है देखो, ये फॉस्फोरस का दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा लगा दिया मैंने, इसी कौन है ये, फॉस्फोरस एसिड। कौन है ये बोलो? फॉस्फोरस एसिड। और ये देखो ये चला गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब ऐसा होने के बाद मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, देखो, अरे पेंट के अंदर ये मस्त दिखता है, इसको हम क्या कर सकते, ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो अगर इमेजिन होता है तो बोलो यस, ये सब निकल जाएगा और डायरेक्टली क्या होगा यहाँ पे, ऐसा हो जाएगा। सही है? तो इससे बोलते हैं पायरो फॉस्फोरस एसिड। क्या बोलेंगे? पायरो फॉस्फोरस एसिड। पायरो क्यों? क्योंकि हीट करके इसके अंदर से क्या निकाल दिया हमने, बोलो क्या निकाल दिया? पानी निकाल दिया, हीट का इस्तेमाल किया। और फास्फोरस क्यों? क्योंकि ये फास्फोरस एसिड से पैदा हुआ है। सही बात है ना? समझ में आया? अरे समझ में आया, ये पायरोफॉस्फोरस। वैसे ही पायरोफॉस्फोरिक होता है, जैसे पायरोफॉस्फोरस है वैसे पायरोफॉस्फेरिक है। वो क्या करेगा, यही काम करेगा। यहां देखो ये OH, और यहाँ पे OH OH ऐसे आएगा ना, OH
इधर ऐसा, इधर OH, इधर OH, और इधर का OH और OH वाटर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा और ऐसे हो जाएगा, राइट, ऑक्सीजन आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, पायरो फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक, राइट। बात समझ में आ रही है? देखो बेटा, जो लोग भी ऑफलाइन कर रहे हैं वो ऑनलाइन आना शुरू करे, ठीक है? अरे क्या, सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया। जो लोग भी ऑनलाइन कर रहे हैं वो ऑफलाइन आना शुरू करे। ऑफलाइन शुरू हो गए क्लासेस, ठीक है? ऑनलाइन से ज्यादा इफेक्टिव आपका ऑफलाइन हो जाएगा। एक बात याद रखो, घर पे बैठ के मजे मार के बेडरूम में सोते हुए मत देखो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? जल्दी से जल्दी भाग के आ जाओ अभी, जिधर भी हो, जहां जहां छुट्टियां मना रहे हो। चलो, तो इस तरीके से हमने देखे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में हमने क्या देखा, पहले 3 लोग हैं, वो इनको याद करो, क्या क्या बोलो कौन से 3 लोग हैं बोलो? हाइपो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक, ये 3 लोग हैं। और इनको हिट करके 2 बंदे मिलते हैं, वो है पायरोफॉस्फोरस और पायरोफॉस्फोरिक। ये बात यहां तक समझ में है? और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। क्या करना है, हाइपोफॉस्फोरस को बस निकालो ऐसे, OH, एक तो OH होना ही चाहिए और एक डबल बॉन्डेड हो तो होना ही चाहिए, उसको तो भूलना ही नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक OH बढ़ा दो, उसके बाद रिक के लिए यहाँ पे OH बढ़ा दो, हो गया काम खत्म। अब इलस्ट्रेशन और एक बार यहाँ पे बताया गया है। चलो, ये इलस्ट्रेशन क्या किया है, देखो बेटा, ये पायरो मतलब ये फॉस्फोरस एसिड है, सॉरी फॉस्फोरिक एसिड है, ये दोनों रस है कि रिक है? रिक है ना, क्योंकि 3 OH है। तो इसका डायमराइजेशन हुआ, डायमराइजेशन होना यानी पायरो करना, मतलब हीट का इस्तेमाल करके वाटर निकाल देना और दोनों एक साथ आना। दोनों एक साथ आए ना यहाँ पे, इसीलिए डायमराइजेशन बोला इसको। अरे समझा कि नहीं? अरे डायमराइजेशन का मतलब समझता है क्या? हाँ, 2 लोग एक साथ आ गए ना, डायमराइजेशन। 3 आ गए तो क्या फालतू बात है। और पायरो क्यों बोला? क्योंकि हीट का इस्तेमाल किया है। समझ में आया? वैसे ही अब और एक चीज होती है इसके साथ और भी चीजें होती है। अब इतना एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी बताता हूं, 1-2 चीजें। अब क्या होता है, जब 2 ही बंदे एक साथ आते हैं तो डायमर हो गया। अब इसके आगे और एक अगर फॉस्फोरिक एसिड को लगा दोगे आप, और एक, तो क्या होगा, यहां से और वाटर चला जाएगा और क्या ऐसा पैदा होगा ये। फिर ऐसे आगे, इसके आगे भी अगर आएगा तो क्या होगा, फिर इसके आगे सेम, तो रिपीट हो रही है चीज, पॉलीमर पैदा हो गया। अरे डायमर, ट्राइमर, टेट्रामर, पॉलीमर हो गया ना। तो पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये इस तरीके से यही चीज बार बार रिपीट हो रही कि नहीं? क्या, P डबल बॉन्ड O, उसके बाद एक तरफ ये ऑक्सीजन, एक तरफ का ले लो, एक तरफ का मत ले लो, किसी भी तरफ का ले लो, इस तरफ का ले लो, फिर ये नीचे OH, और फिर ये ऐसे। समझ में आ रहा है? तो ये है इसका रिपीटिंग यूनिट, दिख रहा है क्या? इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। ये कौन है, ये अकेला कौन है बोलो, ये कौन है? फॉस्फोरिक एसिड। डायफॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हो, लेकिन उसके लिए और एक वर्ड क्या है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसे क्या बोलेंगे, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, राइट। फॉस्फोरिक एसिड का और एक वर्ड है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ऐसे ही बोलते हैं, क्या पता नहीं। फॉस्फोरिक एसिड का प्यार से और एक क्या नाम है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटा। और उसके कई मेटा हो, ऐसे कई ज्यादा आ गए फॉस्फोरिक एसिड, इसलिए क्या बोला, पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अरे पॉली क्यों लगाया, समझ में आया? पॉली क्यों लगाया, एक से ज्यादा फॉस्फोरिक एसिड कंडेंस होकर ये पॉलीमर बना, राइट। और मेटा क्यों लगाया, ऐसे ही लगाया क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड को दूसरा नाम क्या है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। तो क्या बोलेंगे इसको, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, क्या कुछ भी। तो एक ही याद रखना है आपको, एक तो आपके पास है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, उसके बाद है, सॉरी, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दूसरा कौन है, फॉस्फोरस एसिड, और तीसरा कौन है, फॉस्फोरिक एसिड। अब बेटा इसका तो कुछ होता नहीं, इसका बस क्या हुआ, डायमराइजेशन। क्या हुआ, डायमराइजेशन। इसका क्या हुआ, डायमराइजेशन भी हुआ और
पॉलीमराइजेशन भी हुआ, तो इसको बोल दिया पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और इसे बोल दिया पॉलीफॉस्फोरिक एसिड या फिर पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। बात समझ में आई? अब इसका ट्राइमराइजेशन भी होता है, मतलब फॉस्फोरिक एसिड की बहुत चीजें है, फॉस्फोरिक एसिड का ट्राइमराइजेशन समझ में आ रहा है किसका किसका क्या हो रहा है? हाइपोफॉस्फोरस का कुछ भी नहीं हो रहा, फॉस्फोरस का डाइमराइजेशन, और फॉस्फोरिक का डाई ट्राई पॉली, डाई ट्राई पॉली। अब इसका ट्राइमराइजेशन ना सीधा साधा नहीं होता, साइक्लिक होता है। कैसा होता है? साइक्लिक। अब ये डायरेक्टली नहीं समझ रहा, देखो मेरी तरफ, मैं क्या बताता हूं। एक तो बेंजीन की रिंग की तरह होता है काम, बेंजीन की रिंग की तरह। अब कैसे होता है ये देखो, देखो कुछ नहीं, OH OH पास लाने हैं, ये P है, इसका डबल बॉन्ड ऐसे निकाल सकता हूं मैं, OH को एक ऐसे निकाल सकता हूं मैं, एक OH को ऐसे निकाल सकता हूं मैं, और या फिर ऐसे भी तो निकाल सकता हूं, ठीक है ना, और एक OH को ऐसे निकाल रहा हूं। समझ में आई बात? समझ में आई? फिर इसके इधर एक फॉस्फोरिक एसिड दूसरा वाला, ये इधर डबल बॉन्डेड O, इधर इधर OH, इधर एक OH, राइट, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा ऐसे ही नीचे आएगा, जो भी आएगा तीसरा नीचे आएगा ना। अब इन दोनों के बीच क्या निकल जाएगा? बोलो, ये क्या निकल गया? वाटर। तो यहाँ पे एक ऐसा बॉन्ड बन गया, समझ में आ रहा है? वैसे इधर बॉन्ड बनेगा, इधर बॉन्ड बनेगा, एक बेंजीन की तरह। ये देखिए ऐसी रिंग पैदा होगी। समझ में आई क्या? और इसमें को कितने हैं फॉस्फोरिक एसिड? एक, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक दूसरा, और यहां से यहां तक तीसरा। ऐसे 3 फॉस्फोरिक एसिड के यूनिट वाटर के कंडेंसेशन से एक साथ आते हैं, इसे बोलते हैं ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटा का मतलब तो समझ में आया, मेटा उसको ही पैर से बोलते हैं फॉस्फोरिक को, इसलिए ट्राइफॉस्फोरिक एसिड है ये। और साइक्लो क्यों लगाया? क्योंकि साइक्लिक बन गया। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, डाइफॉस्फोरिक एसिड को पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोल दिया, और साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बहुत आसान है, कुछ कुछ भी नहीं है। और प्रैक्टिस घर पे जाके एक बार करनी पड़ती है, लेकिन ना ऐसे नहीं कि सर ने बताया हो गया, नहीं, घर पे जाके ड्रॉ करके देखना ही पड़ेगा आपको, और दिमाग के अंदर एक बार। और ये सब अभी तक तो लॉजिकल है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब बहुत रट्टा मारना पड़ रहा है, इतनी तो बात नहीं, मुझे तो नहीं लगती अभी तक। ऑकरेंस में जैसे है, ऑकरेंस कैसे आपको थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, जिप्सम इप्सम फुप्सम जो भी है, लेकिन ये क्या है? ये अभी तक तो लॉजिक को छोड़ा नहीं इसने, मुझे तो लग रहा है लॉजिक को अभी तक छोड़ा नहीं इसने। चलिए, डायमंड और ग्राफाइट के स्ट्रक्चर, अब बीच में ये क्यों आ गया? इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली पी ब्लॉक की बात ही नहीं है। ये पी ब्लॉक 11th क्लास का है, उसमें डायमंड और ग्राफाइट, मतलब ये कार्बन के एलोट्रॉप है ना, तो ये कार्बन तो 15th ग्रुप में नहीं आता, ये 14th ग्रुप का है। ये बीच में नहीं आना चाहिए, आ गया, लेकिन फिर भी अगर आ गया है तो देखो, डायमंड और ग्राफाइट के बारे में सॉलिड स्टेट में भी हमने देखा ही है। उसमें क्या होता है, डायमंड में क्या होता है कि इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 होता है, और ये 4 कार्बन से ऐसे टेट्राहेड्रली ज्वाइंट है, मतलब हर कार्बन एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से ज्वाइंट है। कौन से? कोवैलेंट। लेकिन ग्राफाइट में कैसे बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसलिए हर ग्राफाइट 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, और उसका चौथा बॉन्ड लेकिन फ्री है। चौथा बॉन्ड उसने बनाया नहीं, उसका इलेक्ट्रॉन फ्री है। और ये एक लेयर, इसके अंदर पूरे कोवैलेंट बॉन्ड है, इस लेयर के अंदर भी कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन इस लेयर और लेयर के बीच कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है। ये बहुत ही वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक है, इसलिए ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होते, लेकिन ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होते हैं। और इसीलिए आप अगर ग्राफाइट को ऐसे हथेली में पकड़ोगे 2 उंगलियों के बीच, और ऐसा करोगे बैक एंड फोर्थ, तो ये आसानी से, मतलब चिकना लगता है बहुत। क्यों चिकना लगता है? क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर आसानी से स्लाइड होती है। वो बस एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर आसानी से स्लाइड क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्या? नहीं है। तो मतलब जब आप हाथ के अंदर पकड़ते हो तो इसको, मतलब ऐसे आगे पीछे उंगलियां करते हो, राइट, तो इसको ऊपर, और इसको लेफ्ट की तरफ और इसको राइट की तरफ घुमा रहे हो। बात सही है ना? ऐसे ही तो कर रहे हो आप। तो ऐसे करने पर क्या होता है बेटा? ऐसे करने पर ये लेयर्स क्या होती है, एक दूसरे का साथ छोड़ देती है, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक है, और इसलिए वो गुड़गुड़ित लगता है, स्लिपरी लगता है, राइट? समझ में है ना गुड़गुड़ित का मतलब? तो
ये कहाँ काम की चीज है, मतलब इतना क्या जरूरी है इसका, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो हर जगह पर ये देखिए, सबसे पहले तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए इसको यूज करना, ये तो समझ में आया, गुड़गुड़ित का मतलब ही वही है, स्लिपरी। लेकिन फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हर जगह ऑयल की ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। कभी कभी मूवमेंट इतनी फास्ट होती है किसी चीज की, तो वहां पे ऑयल इस्तेमाल करोगे तो आग लग जाएगी, तो वहां पे ना आप ऑयल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्रिक्शन रिड्यूस करना है तो हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ना, राइट। जहां कहां पे आपको फ्रिक्शन रिड्यूस करना है, आपकी बैलगाड़ी हो या फिर पिस्टन हो किसी सिलेंडर के अंदर, इस तरीके से ये है, और इसके अंदर कोई डंडा है ऐसा, ये ऐसा होता है ना, तो इस तरीके से इसको आगे पीछे अगर करना है तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम होना चाहिए, राइट। तो इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम ऑयल यूज करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में कभी कभी मोशन इतनी ज्यादा होती है, इतनी फास्ट होती है, बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट पैदा होती है, और उस हीट से क्योंकि ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर कम है तो वहां पे आग लग सकती है, राइट। तो वहां पे ऑयल इस्तेमाल करना उतना एडवाइजेबल नहीं होता, तो वहां पे ग्राफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। समझ में आया? अब आप देखो इस्तेमाल करके कहां कहां करना है। चलो, अब ग्राफाइट हो गया बेटा। फॉस्फोरस, देखो ये जो फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक एसिड है, इनको ऑर्थो ऑर्थो भी लगाया जाता है। मेटा बोला था मैंने, ऑर्थो भी बोलते, ऐसे ही बोलते। बायो में तो ऐसे कई टर्म होते, ये बोलो या फिर वो बोलो, एक ही याद नहीं होता दूसरा भी दे देंगे, राइट, ब्रैकेट में। हाँ? तो हाइपोफॉस्फोरस, ये क्या हो, कोई जरूरत नहीं, ये तो हो गया, समरी बता रहा है। चलो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या है? H3PO2 है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या है? H3PO2 है। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड क्या है? H3PO3 है। और इसका डायमराइजेशन होने पर पायरोफॉस्फोरस एसिड मिलता है, इतना समझ में आया। और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इससे क्या क्या मिलता है? डायमराइजेशन से पायरो, ट्राइमराइजेशन से साइक्लो ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, और पॉलीमराइजेशन से पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आया ये सब? अरे समझ में आया कि नहीं? और ये वाटर के मॉलिक्यूल N माइनस क्यों लिखे हैं मैंने? जब N मॉलिक्यूल एक साथ आते हैं तो N-1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं, ऐसा इमेजिन हो रहा है क्या? अरे नहीं हो रहा क्या? हो रहा है ना? देखो, 2 लोग आएंगे तो उनके बीच एक ही वाटर आएगा, 3 लोग आएंगे तो उनके बीच 2 ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे 3 लोग एक साथ आ रहे हैं तो 3 वाटर मॉलिक्यूल क्यों बाहर गए? फिर 2 ही जाने चाहिए ना, ये साइक्लिक है इसलिए। समझ में आ रहा है क्या? चलो, अभी ग्रुप 16 के बारे में देखते हैं। ग्रुप 16 में कौन है? ऑक्सीजन है, सल्फर है। तो इनके कंपाउंड्स देखने हैं, तो ऑक्सीजन के पहले सल्फर को दिया है। देखो, सल्फर जो है वो S8 इस मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये 8 मॉलिक्यूल किस तरीके से है पता है? इसको बोलते हैं क्राउन शेप। क्राउन शेप क्यों? क्योंकि ये राजा की मुकुट की तरह दिखता है। इसके नीचे अगर मुंह लगा दोगे तो ये अच्छा सा आपका राजा बन गया, राइट, ऐसा। अरे ये दिख रहा है कि नहीं? राज मुकुट दिख रहा है क्या बेटा? क्राउन की तरह दिख रहा है ना ये, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? क्राउन शेप्ड। और सल्फर S8 इस फॉर्म में रहता है, इन द फॉर्म ऑफ क्राउन शेप। और सल्फर के 2 अलोट्रॉप है, मोनोक्लिनिक और सॉरी रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, राइट। तो ये दोनों के दोनों क्राउन शेप्ड है, S8 के फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद H2O का तो पता ही है आपको, क्या बताना है अभी? H एक एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बनाएगा, काम खत्म। 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है, रह गए। O2 का स्ट्रक्चर, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। ओजोन का स्ट्रक्चर देखेंगे। चलो, ओजोन क्या कर सकता है? अब ये बोलेंगे चल बेटा मेरे साथ एक, मेरे साथ, हो गया काम, दोनों का काम तो हो गया। अब इसका काम कौन करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसके ऊपर लोन पेयर कितनी? इसके ऊपर, इसके ऊपर। अब फॉर्मल चार्ज याद आ रहा है तो, अगर याद आ रहा है तो घर पे जाके देख सकते हो, उतना तो मैं नहीं बताऊंगा। फिर भी फॉर्मल चार्ज यानी क्या होता है बेटा? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली क्या करना पड़ता है? माइनस, इसने जितने बॉन्ड बनाए हैं वो ले लो, जितने बॉन्ड बनाए हैं उनको ले लो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और फिर माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर्स।
2 इंटू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। याद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो इससे हम निकालते, यानी कि कुछ नहीं, मॉलिक्यूल बनाने से पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, बनाने के बाद कितने आ गए, वो है फॉर्मल चार्ज आपका। तो फॉर्मल चार्ज अगर इसके ऊपर देखा जाए तो अब आप करके देखो, इसके पास देखो पहले कितने थे बेटा, 6, अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है। और बॉन्ड में से आधे आते हैं ना, मतलब बॉन्ड कितना, छोड़ो बॉन्ड कितने बनाए इसने, एक, देखो करके देखते हैं, 6 है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला डाल रहा हूं मैं इसके लिए, 6 है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड कितने हैं, एक, माइनस 2 इंटू लोन पेयर कितनी है, 3, तो कितना हो गया इसका भैया, -1 आ रहा है आंसर। तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आता है -1। अब इसका भी करके देखो +1 आता है, और इसका करके देखो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 आता है, राइट। तो इस तरीके से है ये। अब क्या है, इसका रेजोनेंस बन सकता है कि नहीं, अल्टरनेट है। तो ये देखो, ये यहां से यहां छलांग मार दिया इसने, नहीं नहीं, गलत 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 गलत। इससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन कहां से लेगा, और अरे इसके तो पूरे ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गए, अब कहां बॉन्ड बनाएगा, इतना भी तो याद करो। ऑक्सीजन के पूरे ऑर्बिटल फिल हो गए ना बेटा, ऑक्सीजन कैसे था, ऐसे था, यहाँ पे 2 अनपेड थे, उनको एक ही जगह पे बटा दिया उसने, और यहाँ पे किसके आ गए इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के आ गए ना। तो अब इस ऑक्सीजन के अंदर कुछ जगह है क्या, है क्या, एक तो जगह है क्या, ऑर्बिटल है क्या, बिल्कुल ही नहीं है। तो और ये बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, नहीं बनाएगा। लेकिन ऐसा तो हो सकता है, ये तो इधर जा सकता है। अरे बात समझ में आई तो बोलो यस। लोन पेयर तो इधर जा सकती है ना इसकी, उसको क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। और ये तो इधर आ सकता है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से ये राइट। और उस वक्त यहाँ पे 3 लोन पेयर हो जाएगी, राइट, सही है ना। यहाँ पे तो जितनी थी उतनी है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी बोलो, 2 लोन पेयर, और यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। ये है ओजोन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअल ओजोन किसके जैसा है, इनके एक के भी जैसा नहीं है, इनका एवरेज है। तो कैसा है वो, दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, तो 1.5 बॉन्ड दोनों तरफ रहेगा, राइट, समझ में आया। सो दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। चलो, अब क्या है ये, अरे बहुत धीरे धीरे चल रहे हम। हाँ, सल्फर के बारे में। चलो, सल्फर क्या कहता है बेटा, सल्फर एक तो S8 की तरह भी रहता था। सल्फर का मतलब सल्फर के कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी पाए जाते हैं, S6। देखो इस तरीके से एक चेयर की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। चेयर कैसे बनाना है, ऐसे अगर देखो सल्फर ले लो, ये ऐसे 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 चेयर बना दो बस, कुछ भी करके। उल्टी तुल्टी हो गई यार। कैसी चेयर बन रही है पता है, और हर कोने पर एक एक सल्फर लगा दो, बात खत्म। अब SO2 देखते हैं, SO2 के बारे में आप ही बताओ, कितने ऑक्सीजन को चाहिए, इधर देखो और बोलो, ऑक्सीजन कितने बनाएगा, डबल बॉन्ड, दोनों सेटिस्फाई हो गए। अब क्यों, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन की फैमिली के, दोनों को 2 ही चाहिए। अब इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, सल्फर कैसे करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो यहाँ 1 2 3 लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर, और यहाँ एक बचेगी ना। अब क्या हो सकता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना। और ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड, और ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट बन जाता है। अब बात ये है कि ये सल्फर ऐसा भी स्ट्रक्चर बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। बात समझ में आ रही है क्यों, मैंने क्या बोला, जो सेंट्रल है उसका ऑक्टेट एक्सपांड होने दो, कुछ भी होने दोगे, फर्क पड़ता है क्या, नहीं, बाजू वालों को बस सेटिस्फाई करो। तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, दोनों वैलिड है, समझ में आया, ओके।